8वीं में चैप्टर 10 पढ़ेंगे। नया अध्याय है, इसमें आज हम लोग को देखना है एस ब्लॉक के तत्व या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11वीं का चैप्टर 10, जिसमें दिया हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट या फिर एस ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक को देखने से पहले आवर्त सारणी के बारे में जानना जरूरी है कि जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी है, इस प्रकार से व्यवस्थित है। तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर उसमें व्यवस्थित किया गया है। तो जो आवर्त सारणी है उनको 4 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे ये जो 2 वर्ग हैं इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। तो इस चैप्टर में इसी एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में पूरा भौतिक और रासायनिक गुण, उनको बनाने की विधि, उनके यौगिकों के बारे में डिटेल से देखना है। तो ये हो गया एस ब्लॉक के तत्व। और उसके बाद जो बीच वाला है, यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। और इधर जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, इस तरफ आएगा पी ब्लॉक के तत्व। तो पहला आता है एस ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड में, इधर रहेगा राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक, और एस और पी ब्लॉक के बीच में रहता है डी ब्लॉक के तत्व। उसके बाद ये जो आधुनिक आवर्त सारणी के इन तीनों ब्लॉक को मिला करके एक टेबल बनाया गया है, उसके नीचे एक ब्लॉक के तत्वों को 2 आवर्त में अलग से व्यवस्थित किया गया है, जिसको एक ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इसके नीचे आता है 2 आवर्त में व्यवस्थित हैं। इसमें प्रत्येक आवर्त में 14-14 तत्वों को रखा गया है, जो कि एक ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक ब्लॉक में मुख्य रूप से लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को रखा गया है, जिनको अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो आवर्त सारणी को 18 वर्ग में बांटा गया है। तो एस ब्लॉक का जो तत्व है प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग में पाए जाते हैं। तो यह है प्रथम वर्ग और यह है द्वितीय वर्ग। वर्ग को जब भी हम लोग पढ़ेंगे ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है और आवर्त को बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 18 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा गया है। तो जो आवर्त है उसको लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ा जाता है। तो इसमें 7 आवर्त रहते हैं। यह पहला आवर्त, यहाँ से यह दूसरा आवर्त है, यह तीसरा आवर्त, यह चौथा आवर्त वहां तक जाएगा, ये 5वां, 6वां और सबसे नीचे 7वां आवर्त। वर्ग की बात करेंगे तो जो एस ब्लॉक है इसमें 1 और 2 वर्ग के तत्व एस ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जो तत्व हैं ये डी ब्लॉक के तत्व में आएंगे। और वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के जितने भी तत्व हैं इनको पी ब्लॉक के तत्व में रखा गया है। तो 13 से 17 तक मुख्य रूप से पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं या मेन ग्रुप एलिमेंट कहलाएंगे। उसके बाद जो समूह 18 का तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तत्वों का अष्टक पूर्ण रहता है, जिसके कारण उनको अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस या फिर उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, क्योंकि उनका जो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, जिसके कारण वे एक्टिव नहीं रहते हैं, निष्क्रिय रहेंगे और यौगिक बनाने का गुण उसमें नहीं पाया जाता है। इसलिए जो 18 के तत्व हैं उनको निष्क्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में मुख्य रूप से एस ब्लॉक को दिया हुआ है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनको परमाणु क्रमांक के आधार पर इसमें व्यवस्थित किया गया है। सबसे शुरू प्रथम जो वर्ग है उसमें हाइड्रोजन को स्थान दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पहले देख चुके थे। दूसरा आता है द्वितीय वर्ग में सबसे पहला तत्व है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। तो जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं इनको क्षार धातु कहा जाता है या फिर एल्काली मेटल भी कहते हैं।
तो एल्काली मेटल या फिर क्षार धातु वर्ग 1 के तत्व कहलाएंगे और वर्ग 1 के तत्वों को फर्स्ट ए सीरीज के तत्व भी कहते हैं। दूसरा आता है वर्ग 2 के तत्व। इसमें देखेंगे तो बेरिलियम से शुरू होकर के रेडियम तक पाया जाता है तत्व। तो इसमें के जितने भी तत्व हैं इन सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातु या फिर एल्काली अर्थ मेटल कहते हैं। इसमें बेरिलियम से लेकर के रेडियम तक के तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। तो वर्ग 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम इतना तक आता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। इसी प्रकार से जो वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातु हैं या एल्काली अर्थ मेटल हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए परमाणु क्रमांक देखना पड़ेगा। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है। बेरिलियम का रहता है 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। तो इस प्रकार से इन दोनों वर्ग के तत्वों के बारे में डिटेल से आप देखेंगे। तो इधर को हटा देते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, इसके बारे में अभी देख लिए। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक रहता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके आधार पे पूरे ग्रुप के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जा सकता है। तो सबसे पहले समूह 1 जो कि क्षार धातु कहलाता है, ग्रुप 1, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे समूह 1 का, ग्रुप 1 का, तो ये होता है 1s माने कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से पाया जाता है। ns1 माने इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा s कक्षा में प्रवेश करेगा और s कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसीलिए ये सभी s ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अगर ग्रुप दूसरे का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये होता है ns2। तो जो दूसरे नंबर का ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और अंतिम कक्षा s कक्षा ही रहेगा। ग्रुप 1 का अंतिम कक्षा s कक्षा होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए ये ग्रुप 1 का तत्व है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम में, इसलिए ये ग्रुप 2 के तत्व कहलाएंगे। और दोनों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s कक्षक है, इसलिए ये दोनों ग्रुप s ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखेंगे कि संयोजकता देखना रहता है, वैलेंसी या फिर बंध बनाने की क्षमता, या जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ग्रहण करेगा और बंध बनाएगा उसकी संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो ग्रुप 1 के जितने भी तत्व हैं, माने कि जो ग्रुप 1 के ये सभी तत्व हैं, इन सब की संयोजकता हमेशा 1 पाई जाएगी और जो ग्रुप 2 है माने बेरिलियम से लेकर रेडियम तक, इन सब की संयोजकता का मान हमेशा पाया जाता है 2। तो इतना इनका जनरल इंट्रोडक्शन में आएगा। उसके बाद देखते हैं समूह 1 की धातु या फिर क्षार धातु के बारे में। तो जो समूह 1 की धातु है या फिर क्षार धातु है उसको पहले दिया गया है, इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा समूह 2 की धातु या फिर क्षारीय मृदा धातु। तो अभी देखते हैं क्षार धातु या फिर ग्रुप 1 या समूह 1 की धातु। तो इसमें समूह S ब्लॉक में 6 तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को रखा गया है और लास्ट में है फ्रांसियम। तो इसमें जो अंतिम तत्व है फ्रांसियम, यह जो F है ये एक प्रकार का एक रेडियो एक्टिव तत्व रहता है
जिसका जीवन काल बहुत ही कम पाया जाता है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाई है। फ्रांसियम के सबसे दीर्घ आयु काल वाला समस्थानिक जो फ्रांसियम 223 है, ये एक प्रकार का रेडियोधर्मी तत्व है और इसका अर्ध आयु काल 21 मिनट केवल पाया जाता है। ये सामूहिक रूप से क्षार धातु कहलाते हैं, माने कि वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं, इस लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, और हाइड्रोजन वाले चैप्टर में देख चुके हैं हाइड्रोजन का अनियमित व्यवहार के बारे में। तो लिथियम से फ्रांसियम तक जितने भी तत्व हैं इनको मूल रूप से क्षार धातु कहा जाता है। तो सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS1 और ये सभी कहलाएंगे क्षार धातु, क्योंकि ये जल में सरलता से विलय होकर क्षारीय हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जब इन धातुओं को पानी में घोला जाता है तो सरलता के साथ विलय होकर के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए इनको क्षार धातु कहा जाता है। और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमेशा इसमें समानता देखने को मिलती है और सबके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस कारण से इन सभी के गुणों में समानता पाई जाती है। अगर इसका उपलब्धता देखेंगे या प्रकृति में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में, तो क्षार धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को दान करके हमेशा आणविक यौगिक बनाने की प्रकृति रखते हैं, जिसके कारण इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी और क्रियाशीलता का मान भी ज़्यादा रहता है। तो ये प्रकृति में फ्री फॉर्म में या मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनका ऑक्साइड, हैलाइड, नाइट्रेट, सिलिकेट इन सब के रूप में ये यौगिक के रूप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम, जो सोडियम है और पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों 7वें, 8वें और 35वां मृदा पृष्ठ पर सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं। माने सोडियम का मृदा में या मिट्टी में देखेंगे पाए जाने का जो प्रतिशत है तो 7वें जगह पर, और पोटेशियम का 8वां स्थान है, और लिथियम जो है भार के अनुसार 35वां नंबर पे पाया जाता है। जो सोडियम है वह NaCl बनाता है, जो खाने के नमक का सूत्र है। इसी प्रकार जो पोटेशियम है KCl बनाता है, और NaCl और KCl ये दोनों समुद्र के जल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लिथियम का जो यौगिक है वो कहलाता है स्पोडुमीन, और इसका सूत्र होता है LiAlSiO3 ट्वाइस। इसी प्रकार से इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं ये सभी यौगिक के रूप में जटिल रूप में पाए जाते हैं। पोटेशियम जो है मुख्य रूप से सिल्वाइन माने कि KCl के रूप में पाया जाता है, नाइटर या फिर साल्ट पीटर के रूप में भी पाया जाता है। जब साल्ट पीटर के रूप में पाया जाता है तो इसका यौगिक का सूत्र होता है KNO3, माने पोटेशियम नाइट्रेट को ही साल्ट पीटर कहते हैं, और इसका जो सूत्र होता है ये रहेगा KNO3। इसी प्रकार कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O के रूप में ये पाया जाएगा, फेल्डस्पार के रूप में और सिल्वाइनाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे जटिल यौगिकों के रूप में प्राकृतिक रूप से क्षार धातु कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाएंगे। अब इनका दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। तो अभी क्षार धातु को केवल देखेंगे तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। तो जो लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो ये हो जाएगा 1s2 और 2s1, माने कि इसका जो ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से शुरू हो रहा है, तो NS1 की जगह में इसमें आया है 2s1। तो जो लिथियम है इसके लिए N का मान 2 हो जाएगा और S1 तो इसमें भी सेम है। अगर सोडियम का देखेंगे तो सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1।
तो यहाँ पे NS की जगह हमें आया है 3S1। तो जो सोडियम है उसके लिए N का मान हो जाएगा 3। इसी प्रकार जब पोटेशियम का देखेंगे तो पोटेशियम का 19, तो ये भी शुरू होगा 1S2 से और इधर जाते जाते 4S में इसके आएगा 1। तो जो पोटेशियम रहता है उसमें 4S में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो N का मतलब इसमें हो जाएगा 4 और S1 इसमें भी पाया जाएगा। उसके बाद जो रुबिडियम है, रुबिडियम का होता है 37। ये भी 1S2 से स्टार्ट होगा, वहां जाते जाते ये जाएगा 5S1 तक। तो इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5S1। और जो सीजियम और फ्रांसियम, सीजियम का होता है 55। ये भी 1S2 से शुरू होकर के 6S1 पे जाकर के अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 6S1। और जो फ्रांसियम है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 7S1। तो इस प्रकार से जो क्षार धातु हैं इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 के अकॉर्डिंग पाया जाता है। इसमें जो बुक में दिया हुआ है हीलियम 2S1 करके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो हीलियम रहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1S2 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। तो यहाँ पे जो हीलियम है He2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1S2। तो अगर इसी को हम लोग स्किप करेंगे तो जो 1S2 है ये है हीलियम का, तो इसकी जगह हमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हीलियम भी लिख सकते हैं इस प्रकार से जैसे कि बुक में मिलता है Ag फिर 2S1, इस प्रकार से आ जाएगा। अगर सोडियम का देखेंगे तो सोडियम वाले आवर्त में सीधे जाएंगे तो 18 नंबर का जो आवर्त आता है उसमें आएगा नियान आता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10। तो 10 वाले का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1S2 2S2 2p6 है। तो इतना जो है किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो रहा है, इस नियान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होगा। तो इसका जब विस्थापित करेंगे तो इसके ऊपर वाले आवर्त में सीधे जाएंगे तो 18 नंबर का जो ग्रुप आएगा वहां पे 10 परमाणु क्रमांक, इससे पहले वाला जो यौगिक है उसके परमाणु क्रमांक वाले को यहाँ पे रख देंगे और इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि जो नियान है ये यहाँ पे आ जाएगा और हो जाएगा 3S1। तो इसी प्रकार से इन सब के 18 नंबर का ग्रुप को देखेंगे और इससे पहले वाला जो यौगिक है जैसे कि पोटेशियम का 19 है परमाणु क्रमांक, तो इससे पहले वाला जो उत्कृष्ट गैस है ग्रुप 18 का वो हो जाएगा आर्गन। तो इसका विस्थापन किसके द्वारा होगा, यहाँ पे आर्गन के द्वारा होगा। रुबिडियम से पहले जो आता है उसमें आएगा जिनान, तो रुबिडियम का यहाँ पे आ जाएगा जिनान को इस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इनका परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो परमाणु द्रव्यमान लिथियम का होता है 6.94, सोडियम का रहेगा 23, पोटेशियम का रहता है 39.1 और रुबिडियम का रहेगा 85.5, सीजियम का रहता है 132.9 और फ्रांसियम का रहेगा 223। तो ये हो गया इनकी परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु भार। उसके बाद जो क्षार धातु के परमाणु तथा भौतिक गुण के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है और इनका आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी संयोजकता को याद रखना पड़ेगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन से लेकर के पोटेशियम तक का परमाणु भार भी पूछा जाता है कहीं कहीं पे। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु भार और परमाणु क्रमांक इन सबको याद रखना है। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इनके भौतिक गुण और परमाणुीय गुण के बारे में देखेंगे।